जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इस नए बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को कवर करेंगे। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग डेली क्लास टाइमिंग को नोट कर लेंगे। और देखिए, इस एग्ज़ाम के लिए अगर आप लोग टॉपिक वाइज जीके जीएस की क्लास को करना चाहते हैं तो आप लोग 3 बजे की क्लास को कर सकते हैं। पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। तो पहला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ हुआ था? आप लोगों को आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है। अगर किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आप लोग लाइव चैट में अपना आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन बिहार की राजधानी पटना में 1955 में हुआ था। तो सही जवाब है बी ऑप्शन, पटना में। दूसरा प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सूचीबद्ध नहीं है? चलिए आंसर करते जाएंगे। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। तो देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा को सूचीबद्ध नहीं किया गया है। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और देखिए, बोडो, डोंगरी, संथाली और एक आपको याद रखना है मैथिली, ये 4 भाषा को 2004 में संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, ध्यान रखना है। तीसरा प्रश्न है, भारत के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? चलिए आप सभी तीसरे के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। और ध्यान दीजिए, यहाँ पे उच्चतम न्यायालय नहीं है, यहाँ पे उच्च न्यायालय है, इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए फिर आंसर देना है। तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? तो लीला सेठ हो जाएगा। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भ्रमण पर आए हुएनसांग ने किस नगर का विस्तृत विवरण अपने यात्रा वृतांत में किया है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए, ये जो क्लास है डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ चलता है, तो आप लोग लाइव में डेली जुड़िए। तो चौथे का आंसर क्या होगा? तो देखिए, भारत भ्रमण पर आए हुएनसांग ने पाटलिपुत्र नगर का विस्तृत विवरण अपने यात्रा वृतांत में किया है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य की खोज में बुद्ध को किस स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, ये हुआ था बोध गया में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का पहला विज्ञान संग्रहालय कब स्थापित हुआ था? चलिए, तो देखिए, बिहार का पहला विज्ञान संग्रहालय जो है ये श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र है। नाम को भी याद रखना है, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र है। और इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। तो सही जवाब है ए ऑप्शन, 1981। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य में गोंड नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, बिहार राज्य में गोंड नामक जनजाति जो है ये पाई जाती है छपरा, चंपारण, रोहतास सभी जगह में। डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे। और देखिए, यहाँ से आपसे ये भी पूछ सकता है कि लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? आपको ऑप्शन में दे देगा जयप्रकाश नारायण, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ध्यान रखना है, लोकनायक जो है ये जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि लोकमान्य किसको कहा जाता है, यानी कि लोकमान्य की उपाधि किसे दिया गया है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। तो इसका जन्म कब हुआ था?
तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1902 में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और देखिए संपूर्ण क्रांति का जो नारा है ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरानी का यात्रा वृतांत का नाम क्या है? चलिए आंसर करेंगे 9 के लिए। तो देखिए ईरानी यात्री मुल्ला बहबानी ने 19वीं शताब्दी में बिहार की यात्रा की थी और ईरानी का यात्रा वृतांत जो है इसका नाम है मिर्तुल अहवाल। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा कण किसके परमाणु का नाभिक होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर आप लोग स्टार लगा लेंगे, पूछा गया प्रश्न है। चलिए 10 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। तो देखिए अल्फा कण जो है ये मुख्यतः हीलियम के नाभिक होते हैं, यानी कि हीलियम नाभिक होते हैं। तो सही जवाब होगा सी ऑप्शन हीलियम, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर डाइऑक्साइड किसके द्वारा रंजक पदार्थ को विरंजित कर देता है? तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये किसके द्वारा रंजक पदार्थ को विरंजित कर देता है? तो तनुकरण के कारण। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए अगर आप लोगों को सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करें और सेशन को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो कौन सा तत्व रेडियोधर्मी इसमें नहीं है? तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जो है जर्कोनियम, ये रेडियोधर्मी नहीं है, ध्यान रखना है। ये एक रासायनिक तत्व है जो आवर्त सारणी के चतुर्थ समूह का तत्व है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनीर बनाने में किस किण्वन का प्रयोग होता है? चलिए आंसर करेंगे, पनीर बनाने में किस किण्वन का प्रयोग किया जाता है? तो 13 का राइट आंसर है, इसमें रेनिन का प्रयोग होता है। ए ऑप्शन सही जवाब है। पौधों के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट कौन सा है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए पौधों के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट है, इसका नाम है एफिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के रक्तचाप को किस धमनी से मापा जाता है? तो देखिए मनुष्य के रक्तचाप को बैंक्रियल धमनी से मापा जाता है। सही जवाब है बी ऑप्शन बैंक्रियल धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा घोषित करता है? चलिए आंसर करेंगे, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो कौन सा आर्टिकल है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है अनुच्छेद 343(1) जो है इसके अनुसार भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी घोषित की गई है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 343(1). नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सिपाही गदर या द ग्रेट रिवोल्ट हुआ तो भारत के वायसराय कौन थे? यानी कि आप कह सकते हैं कि सिपाही विद्रोह यानी कि 1857 की जो क्रांति है उस समय भारत के वायसराय कौन थे आपको बताना है। तो देखिए 1857 की क्रांति के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो चार्ल्स कैनिंग यानी कि लॉर्ड कैनिंग। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। और 1857 की क्रांति की शुरुआत किस तारीख से होती है पूछा जाता है? तो 10 मई से। कहाँ से? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ से, ध्यान रखना है, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु उम्र का अहर्ता मानदंड क्या है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए भारत का उपराष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति हो गया या किसी भी राज्य का राज्यपाल हो गया, इन तीनों के लिए जो उम्र सीमा है ये 35 वर्ष न्यूनतम, ध्यान रखना है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए 35 वर्ष। अगर लोकसभा का सदस्य बनना है तो 25 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनना है तो 30 वर्ष, ध्यान रखना है। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि अगर आपको ग्राम पंचायत का सदस्य बनना है तो उसके लिए उम्र सीमा क्या रखी गई है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान सम्राट कनिष्क किस वंश से संबंधित थे?
चलिए आंसर करेंगे। तो महान सम्राट कनिष्क जो है ये किस वंश से संबंधित थे? इसका सही जवाब है कुषाण वंश से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। कुषाण इस तरह से होगा, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, ये कुषाण वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विषय केंद्रीय सूची में नहीं है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए संविधान में सबसे पहले ध्यान रखिए 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है। कौन कौन सी सूची है आप लोग नोट कर सकते हैं। संघ सूची है, दूसरा राज्य सूची है और तीसरा समवर्ती सूची है। तो संविधान में 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है और ऑप्शन सी देख सकते हैं, ये मजदूर संगठन जो है ये केंद्रीय सूची में नहीं आता है, ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो सही जवाब है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है? तो देखिए संसदीय शब्दावली में ये जो समापन वर्ड लिखा गया है इसका मतलब होता है किसी प्रस्ताव की चर्चा पर रोक। तो सही जवाब है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? और देखिए जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज़ सभी लोग सेशन को फटाफट से दिल से लाइक करें। तो दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ये माउंट आबू में है, राजस्थान में, ध्यान रखना है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद संभाला था? चलिए आंसर करते जाएंगे। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है और देखिए आप लोगों को एक भी दिन सेशन को मिस नहीं करना है। इस बुक से जितने भी प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा सभी को आपको डेली अटेंड करना है। तो सही जवाब क्या होगा? तो जो भी बच्चे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका कार्यकाल है 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक। ये 2 बार राष्ट्रपति बने थे, ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार धन विधेयक पारित करने के लिए किसे पूर्णतः एवं अंतिम अधिकार मिला हुआ है? चलिए आंसर करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है और टॉप लेवल का प्रश्न है। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि धन विधेयक को कभी भी राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है। धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है और इसे पूर्णतः एवं अंतिम अधिकार जो मिला हुआ है पास करने का लोकसभा के अध्यक्ष को, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? देखिए सबसे पहले यहाँ पे अजय होगा इस तरह से, ठीक है, ध्यान रखना है। अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी किस विदुषी ने? तो 25 का राइट आंसर है गार्गी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण वास्तुपाल और तेजपाल ने करवाया था। तो जो भी बच्चे ऑप्शन डी को दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है तेजपाल। GIS किसका लघु रूप है? यानी GIS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप होता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोघ वर्ष एक प्रसिद्ध, चलिए आंसर बताएंगे क्या थे? तो देखिए अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट वंश का महान शासक था। तो सही जवाब है सी ऑप्शन, राष्ट्रकूट राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरुपति किस पहाड़ी की घाटी में स्थित है? चलिए आंसर करते जाएंगे और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो तिरुपति पूर्वी घाटों की शेषाचलम, याद रखना है, शेषाचलम पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। तो सही जवाब है इसका सी ऑप्शन, शेषाचलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा है? देखिए ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में पूछ रहा है। तो अगर बात करें उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन
तो ये कौन सा हो जाएगा, ध्यान रखना है, ये है 22 दिसंबर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। कहीं कहीं आपको 21 दिसंबर मिलेगा, तो दोनों को ध्यान रखना है। 22 21 21 मिलेगा तो 21 को करना है, 22 मिले तो 22 दिसंबर को आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेज नहर किसे जोड़ती है? चलिए, तो देखिए इसका सही जवाब जो ये बच्चे ऑप्शन बी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। स्वेज नहर लाल सागर तथा भूमध्य सागर को एक दूसरे से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण दिखाई देते हैं? तो देखिए तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? तो इसका कारण है क्योंकि पृथ्वी जो है ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है। और देखिए आपको ये पॉइंट को नोट करना है, एग्जाम में पूछा भी गया है कि पृथ्वी किस दिशा में घूर्णन करती है। तो याद रखना है पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासन काल के दौरान ह्वेनसांग ने चालुक्य साम्राज्य की यात्रा की थी? तो देखिए इस प्रश्न को आप लोग स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए बहुत बच्चे इसका आंसर हर्षवर्धन को करेंगे। तो यहाँ पे लेकिन देखिए क्या पूछ रहा है कि ह्वेनसांग ने चालुक्य साम्राज्य की यात्रा की थी। तो देखिए चीनी यात्री थे ह्वेनसांग, इन्होंने चालुक्य राजवंश के सबसे महान शासक पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल के दौरान चालुक्य राज्य की यात्रा की थी। तो इसका सही जवाब होगा पुलकेशिन द्वितीय, याद रखना है। और देखिए ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज की भी यात्रा की थी। तो अगर आपसे सिर्फ पूछे कि हर्षवर्धन किसके शासनकाल में भारत आया था, सॉरी ह्वेनसांग, तो आपको हर्षवर्धन को आंसर करना है। लेकिन ये पूछे कि ह्वेनसांग जो है ये किसके शासनकाल के दौरान चालुक्य साम्राज्य की यात्रा की थी, तो पुलकेशिन द्वितीय को आंसर करना है। और इन्होंने कन्नौज की यात्रा की थी हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग ने। तो इन सभी पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? चलिए, तो देखिए स्वतंत्र भारत का पूछ रहा है, तो सही जवाब है सी राजगोपालाचारी, आप सभी जानते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान में प्रदत्त किस अधिकार को संविधान का दिल एवं आत्मा कहा था? तो देखिए ये कहा था संवैधानिक उपचार का अधिकार। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार वह कौन सा राज्य है जिसमें पुरुषों और स्त्रियों की साक्षरता में सबसे ज़्यादा अंतर है? तो ये है राजस्थान, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और अगर आपसे पूछे कि सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो केरल है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के साथ एकीकरण से पूर्व गोवा अधीन था। किसका अधीन था गोवा? तो 37 का आंसर क्या होगा? देखिए भारत के साथ एकीकरण से पूर्व गोवा पुर्तगाल के अधीन था। तो सही जवाब होगा सी ऑप्शन पुर्तगाल। और गोवा को आज़ादी कब मिली थी? तो 18 दिसंबर 1961 ईस्वी को भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया था। तो याद रखना है 1961 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहूदियों के लिए निम्नलिखित में से किस देश की स्थापना की गई? चलिए 38 के लिए आंसर करेंगे। तो इसका सही जवाब है इजराइल, ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा है कि ईश्वर ब्रह्मांड के साथ पासे नहीं खेलता? तो देखिए ये कहा था आइंस्टाइन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अक्ष शक्तियों का हिस्सा नहीं था? चलिए, तो देखिए द्वितीय विश्व युद्ध याद रखना है डेट 1939 से 1945 और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918। तो डेट आपको ध्यान रखना है। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अक्ष शक्तियों के साथ रूस नहीं था, ध्यान रखना है। रूस जो है ये मित्र राष्ट्रों के साथ था। तो सही जवाब होगा डी ऑप्शन रूस, याद रखना है। और इसमें देखिए जर्मनी के पराजय का जो श्रेय जाता है ये रूस को ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पावापुरी में स्थित कमल रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध किससे है?
बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और छपने वाला प्रश्न है। तो 41 का आंसर क्या होगा? देखिए, पावापुरी में स्थित कमल रूपी तालाब के बीच जो निर्मित जल मंदिर है, इसका संबंध है जैन धर्म से। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दास कैपिटल के रचयिता कौन थे? ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, चाहे बिहार पुलिस का एग्जाम हो या मद्य निषेध सिपाही का, सभी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो दास कैपिटल के रचयिता कौन थे? कार्ल मार्क्स। ए ऑप्शन सही जवाब है। इनकी एक और पुस्तक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। दोनों पुस्तक को ध्यान रखना है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल। तो दोनों पुस्तक जो है ये कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। चीन में सांस्कृतिक क्रांति किससे संबंधित है? तो देखिए, चीन में सांस्कृतिक क्रांति जो है ये माओ त्से तुंग से संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और कभी कभी आपको ऑप्शन में सन्यात सेन भी दे सकता है, तो दोनों को ध्यान रखना है, सन्यात सेन या माओ त्से तुंग। लूनी नदी प्रवाहित होती है। तो देखिए, लूनी नदी जो है ये अजमेर कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान के नाम पहाड़ी अरावली पर्वत से निकलकर जोधपुर संभाग में बहती हुई गुजरात में प्रवेश कर कच्छ की खाड़ी में गिरती है। तो सही जवाब है डी ऑप्शन, राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसे क्या कहते हैं? अब यहाँ से आपके हिंदी के प्रश्न है। तो देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसको बोलते हैं संवृत स्वर। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और इसके अंतर्गत आपका आ जाएगा हर्षही, दीर्घई, ऊ और बड़ी ऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रम में सर्वनाम का भेद नहीं है? बहुत ही आसान प्रश्न है। तो देखिए, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें अस्तित्ववाचक नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे सूचित करने वाला संज्ञा रूप को कौन सा कारक कहा जाता है? तो देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर आप लोगों ने कारक को पढ़ा होगा तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ये कर्म कारक है। जिस पर फल पड़ता है उसको कर्म कारक कहा जाता है। जिस शब्द का कोई भी खंड प्रधान नहीं होता अपितु उसका अन्य अर्थ निकलता हो उसे कौन सा समास कहेंगे? बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए, जिस शब्द का कोई भी खंड प्रधान नहीं होता है इसमें क्या होता है, तीसरा ही अर्थ निकलता है। जैसे कि बहुब्रीहि समास हो गया, इसमें जैसे आपका हो गया विना पानी हो गया, चक्रधर हो गया, लंबोदर हो गया, ये सभी जो है बहुब्रीहि समास के उदाहरण है। चाय में थोड़ा दूध मिलाओ, इसमें किस शब्द में विशेषण है? चाय में है, दूध में है, थोड़ा है या मिलाओ, विशेषण कौन सा है? तो देखिए, चाय में थोड़ा दूध मिलाओ, इसमें जो ये थोड़ा है ये क्या है? तो ये जो है दूध की विशेषता को बतलाता है। इसलिए थोड़ा शब्द जो है ये अनिश्चित परिणाम बोधक विशेषण है। याद रखना है, ये विशेषण तो है लेकिन कौन सा? अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। किस क्रम में प्रेरणार्थक क्रिया है? चलिए देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? देखिए, जिन क्रियाओं से इस बात का बोध होता है कि कर्ता जो है स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है उसे ही प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो जैसे कि ऑप्शन ए में देख सकते हैं, रमा ने राधा से पत्र लिखवाया। यहाँ पे कर्ता देखिए रमा है और रमा खुद कार्य नहीं कर रही है, ये राधा से पत्र लिखवा रही है। तो ये जो है प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है, जैसे अगर कोई शब्द काटना लिखा है तो इसका क्या हो जाएगा? कटवाना। करना लिखा है तो ये हो जाएगा करवाना। इस तरह से जो होते हैं उसको प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत रखा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोगों ने ये 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें।